हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का रिवीजन, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बाद फॉर प्रैक्टिस हम सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा एक्सरसाइज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस पे हर बार कंपलसरी मिनिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पे मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2-2 मार्क्स के या 4 मार्क का एक, या एक एमसीक्यू एक 3 मार्क्स का। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस मिला के मिनिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर पे आना है, मतलब आना है। ओके, सो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो डायरेक्टली एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से पहले मैं आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। अगर आप उनको भूल गए तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर्स, कोई भी चीज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको हम पढ़ेंगे 3 तरीके से। जैसे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द बेसिक ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, राइट। उसके बाद बेसिक्स अगर हमको पता चल गया तो हमको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और जब हमको ये 2 चीजों का अच्छे से नॉलेज रहेगा, देन आई कैन यूज देम फॉर एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। गेटिंग इट? सो यूजुअली क्या हो रहा है कि कोई भी चीज सीखने के 3 डायमेंशंस होते हैं। एक होता है उस चीज का आप पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद उसका आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लो, और उसके बाद जब आपके ये 2 क्लियर है तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे रियल लाइफ में, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज 3 पिलर्स, दीज 3 डायमेंशंस, हमने हमारे एकेडमी का नाम ही रखा है 3D अकेडमी, 3 डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। ओके, सो इस तरह से हमने हमारे एकेडमी का नाम डिजाइन किया है। गेटिंग इट? तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सो व्हाट इज द बेसिक, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू नो। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में हमको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें इसमें सेकेंड चीज जो पता होनी चाहिए वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वो होता है Pythagoras theorem. Now what is Pythagoras theorem? So in right angle triangle, sum of squares of sides is always equals to square of a hypotenuse. जैसे अगर मेरे पास में ये right angle triangle है, अगर ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, so as per Pythagoras theorem, sum of squares of individual side is equals to hypotenuse square. This is my Pythagoras theorem and this is its application. Getting it? सेकेंड चीज, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात कर रहा हूं, तो इसमें कौन से कॉन्सेप्ट हमको लगने वाले हैं। इसमें कौन से कॉन्सेप्ट हमको लगेंगे, इसमें हमको कुछ बेसिक टर्म्स ध्यान में रखने हैं। व्हाट आर दोज बेसिक टर्म्स? सो इन बेसिक टर्म्स में भी सबसे पहली टर्म आती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, अभी लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है? जैसे अभी मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, तो ये जो मेरा लेवल है आपकी तरफ देखने का, दिस इज माय लाइन ऑफ साइट, राइट। जैसे अभी मैं बोर्ड के कॉर्नर की तरफ देख रहा हूं, तो मेरी आंखों से जो मैं बोर्ड के कॉर्नर की तरफ देख रहा हूं वो इस तरह से जा रहा है। सो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, सी दिस हैंडसम गाय इज मी, ओके, दिस हैंडसम गाय इज मी, और यहां पे एक बिल्डिंग का टॉप है, तो जो मैं यहां से ये बिल्डिंग की टॉप की तरफ देख रहा हूं, दिस बिकम्स माय लाइन ऑफ साइट। यानी मैं मेरी आंखों से जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी जगह पे देख रहा हूं, दैट बिकम्स माय लाइन ऑफ साइट। सो सबसे पहला टर्म लाइन ऑफ साइट हमने समझ लिया क्या होता है। लाइन ऑफ साइट के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन? जैसे मेरी नॉर्मल आई साइट क्या होती है? मेरी नॉर्मल आई साइट रहेगी कि मेरी हाइट इतनी है, मैं मेरी आंखों के लेवल पे जो देख रहा हूं, दैट इज माय नॉर्मल आई साइट, राइट। बट अगर मैं मेरी आंखों के लेवल छोड़ के ऊपर की तरफ कुछ देख रहा हूं, तो मेरे नॉर्मल आई साइट के ऊपर मैं कुछ देख रहा हूं। सो इफ दिस इज माय नॉर्मल आई साइट और दिस इज माय नॉर्मल आई साइट और इसके ऊपर मैं कुछ देख रहा हूं, सो दिस एंगल
the angle which is forming between normal eye sight and my line of sight, it becomes angle of elevation. यानी मैं मेरी लेवल के ऊपर जितना भी देख रहा हूं, that is angle of elevation. और मैं मेरी आंखों के नीचे जितना भी देखूंगा, that will be my angle of depression. So यहां पे ये तीन वर्ड्स, ये तीन चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर ये मेरी नॉर्मल आई साइट है, इसके ऊपर मैं अगर देख रहा हूं, दिस बिकम माय एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर इसके नीचे मैं कुछ देख रहा हूं, दिस बिकम माय एंगल ऑफ डिप्रेशन. गेटिंग इट और नॉट? सो आई होप द डिफरेंस इन दिस 3 पॉइंट इज क्लियर नाउ. ओके, ये तीन चीजें अगर समझ में आ गई है, तो इसके बाद में हमने जो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है अभी तक पढ़ा नहीं है, बट उससे मैं तुमको बता दूं कि इसमें हमको साइन, कॉस और टैन, ये तीन चीजों के बारे में पता होना जरूरी होता है. मैं एकदम शॉर्ट में यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. जैसे अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो बहुत से बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं कहूंगा साइन, तो हमेशा सोचते हैं कि ये अपोजिट साइड रहेगा, ये एडजेसेंट साइड रहेगा, या हाइपोटेनियस रहेगा. नो, ऐसा कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता है. गेटिंग इट? यहां पे सारी चीजें डिसाइड होती है एंगल के बेसिस पे. जैसे 90 डिग्री जो एंगल होता है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, वी ऑलवेज नीड वन 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेनियस होता है. यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है. मैं बहुत प्रिसाइज करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीजें. इतने भी पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे हम हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए. 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और इस एंगल को हम यूज नहीं करते हैं कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन ट्रिग्नोमेट्री. हम दूसरा एंगल यूज करते हैं. अगर एक एंगल मेरा यहां पे बन रहा है, दैट इज थीटा. ओके, सो इस एंगल के हिसाब से साइन और कॉस और टैन की वैल्यूज डिसाइड होती है. फॉर दिस एंगल अपोजिट साइड इज दिस एंड हाइपोटेनियस इज दिस. देयरफॉर हमारा साइन का वैल्यू हो जाएगा BC अपॉन AC. फॉर दिस एंगल दिस इज द एडजेसेंट साइड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा AB अपॉन AC. एंड टैन के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज BC अपॉन AB. गेटिंग इट? सो अकॉर्डिंग टू दिस थीटा मेरी ये वैल्यूज आ रही है, ये आंसर्स आ रहे हैं. बट अगर यहां पे मैं कोई एंगल लेता हूं, समझो मैंने यहां पे एक फाई एंगल लिया है, दिस, ये जो ऐसे निकाल रहा हूं ना मैं, जीरो निकाल के कट करना, इसको फाई कहा जाता है. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. अगर मैं साइन फाई की वैल्यू लू, सो फॉर दिस एंगल अपोजिट साइड इज दिस, दैट इज AB. सो इसके लिए AB इज द अपोजिट साइड एंड AC इज द हाइपोटेनियस. सो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि कॉन्सेप्ट जब तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यह चीज समझनी है कि मेरे साइड की जो वैल्यूज होती है, दोस डिपेंड्स ऑन एंगल. कौन सा एंगल हम ले रहे हैं, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं. गेटिंग इट? सो कुछ भी इसमें प्री डिसाइडेड नहीं होता है, सारी चीजें एंगल के ऊपर डिपेंड करती है. गेटिंग इट? और इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, व्हाट इज दैट, कि साइन, कॉस और टैन, साइन, कॉस और टैन के लिए आप लोगों को कुछ एंगल्स की वैल्यूज ध्यान में रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल 30, एंगल 45 और एंगल 60. ये तीन एंगल्स की वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, मतलब रखनी है फॉर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. और इसमें भी इतना इजी है, इतना इजी है. साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2. ओके, अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है, आप सिर्फ ध्यान में रखिए साइन की वैल्यूज, और जब कॉस का लिखने का टाइम आएगा, जो साइन के वैल्यूज इस डायरेक्शन में लिखे हैं उसको उल्टे डायरेक्शन में हम यहां पे लिख देंगे, पूरा का पूरा उल्टा लिख देंगे. कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, कुछ भी नहीं. अगर आपको बहुत दिक्कत होती है ये वैल्यूज ध्यान में रखने के लिए, आप सिर्फ साइन की वैल्यूज ध्यान में रखिए. कॉस को आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. जब भी आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, या जो भी टेस्ट दे रहे हो, जब मॉक्स की टेस्ट दे रहे हो, या लाइक प्रिपरेशन की टेस्ट दे रहे हो, इतना सा टेबल साइड में किसी भी पेज के पीछे बना लीजिए. वो पेज पे बना लेने के बाद में आपको दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन पढ़ा, एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, टेबल खोल के देख लेंगे. गेटिंग इट? सो ये हो गए मेरी साइन की वैल्यूज, ये हो गए मेरे कॉस के वैल्यूज. और टैन के लिए आपको सबका न्यूमरेटर लिखना है बस. जैसे न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा 1/√3.
न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर √3। डिनोमिनेटर को देखना भी है tan के लिए, साइन और कॉस का न्यूमरेटर का वैल्यूज लिख देना है, दैट्स इट। इस तरह से आप इन टेबल्स के वैल्यूज को ध्यान में रख सकते हैं। गेटिंग इट और नॉट? इतने से ही कॉन्सेप्ट से पूरे चैप्टर के एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इतने से ही कॉन्सेप्ट्स है। इससे एडिशनल एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो रखनी होगी कि फॉर पैरेलल लाइंस के लिए, जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है समझो, पैरेलल लाइंस के लिए ऐसे एरोस दिखाए जाते हैं, या स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, तो आप कोई भी एंगल, कोई भी सवाल उन्होंने पूछा है तो उसका आंसर दीजिए। बट यूजुअली अगर मेंशन नहीं किया है तो पैरेलल लाइंस आर शोन लाइक दिस। ओके, सो इसमें अगर मैं कोई एक ट्रांसवर्सल बना दूं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। ओके, सो दिस इज ट्रांसवर्सल। अभी ये दो लाइंस के बीच में एरिया आ रहा है, इसलिए इसको इंटीरियर कहा जाता है। जैसे हम घर में इंटीरियर करते हैं, घर के बाहर एक्सटीरियर करते हैं, राइट? सो ये दो लाइंस के बीच में जो भी आ रहा है दैट इज इंटीरियर, और लाइन के बाहर जो आ रहा है दैट इज एक्सटीरियर। यहां पे हमको 3 एंगल्स के वैल्यूज ध्यान में रखने हैं, 3 एंगल की वैल्यूज। जैसे एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक होता है को इंटीरियर एंगल। ओके, इसमें एक फोर्थ भी होता है वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो एक एक करके मैं आपको सारे एंगल्स की वैल्यूज की बात बता देता हूं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग मतलब अगर एक एंगल यहां पे बन रहा है, अगर एक एंगल यहां पे बन रहा है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो यहां पे रहेगा, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, alternate angles are always equal, vertically opposite angles are always equal, को इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या? अगर एक यहां पे बना है तो दूसरा भी यहीं पे बनना चाहिए, एंड दे विल बी इक्वल, दे विल ऑलवेज बी इक्वल। अगर एक एंगल यहां पे बना है तो दूसरा यहां पे रहेगा, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये भी इक्वल रहेंगे। तो सिंपली आपको करस्पॉन्डिंग के लिए एफ लेटर जो होता है, एफ लेटर को ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं ये लाइन और ये लाइन हटा दूं तो देखो ये जो लेटर मुझे दिख रहा है ये एफ के शेप का दिख रहा है। गेटिंग इट? अगर मैं इन दो लाइंस को हटा दूं तो ये मुझे उल्टा एफ दिख रहा है। इसका मतलब इस एफ को आप कैसे भी लिखिए, इस एफ को आप कैसे भी लिखिए, ये जो दो एंगल्स बन रहे होंगे ये हमेशा इक्वल रहेंगे। दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। गेटिंग इट? सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए एक एंगल हमेशा इंटीरियर से रहेगा, उसका पेयर जो है, उसका पार्टनर जो है वो एक्सटीरियर से रहेगा। सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ अल्टरनेट मतलब एक इधर का एक उधर का, और उसमें भी इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर की बात चल रही है। अगर मैं इस लाइन पे एक एंगल ले रहा हूं तो इसका अल्टरनेट रहेगा इस लाइन के ऊपर, ये लेफ्ट साइड में था तो अल्टरनेट राइट साइड में रहेगा। सो इसके लिए यूजुअली क्या करते हैं, हम Z लेटर को ध्यान में रखते हैं। Z लेटर जहां पे भी रहेगा या N लेटर जहां पे भी बन रहा है, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। को इंटीरियर के लिए क्या करना है? को इंटीरियर के लिए हमको इंटीरियर ऑन सेम साइड की बात करते हैं। ये इंटीरियर आ गया और ये सेम साइड के एंगल्स है। गेटिंग इट? ये इंटीरियर आ गया और ये सेम साइड्स के एंगल्स है। सो को इंटीरियर एंगल्स आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इन इंटीरियर वाला पार्ट। गेटिंग इट? वर्टिकली अपोजिट यानी जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो एग्जैक्टली अपोजिट साइड होता है उसका जो एंगल होता है और ये जो एंगल है, दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये दोनों लाइन स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक लाइन ऐसे आके ऐसे निकल गई और दूसरी ऐसे जा रही है, देन दिस टू विल नॉट बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। गेटिंग इट? दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि उन दोनों के अपोजिट एंगल्स इक्वल बन रहे हैं। ये एडिशनल नॉलेज के लिए मैंने बताया, बहुत कम क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, बट हमेशा हमको पता होना चाहिए, ये बाकी जगह पे भी काम आ सकता है। गेटिंग इट? तो ये हमने क्या क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने बेसिक देख लिया था, अभी हमने कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अभी जब मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं तो रियल लाइफ में ये कहां पे अप्लाई हमको करना पड़ सकता है। गेटिंग इट? तो ये हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे और हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे हमारा बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज।
गेटिंग इट? सो आई होप आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका आपको एक सिंपल सा चार्ट बना के दे दूं, चार्ट फॉर्म बना के दे दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर प्लीज हमको एक चार्ट प्रोवाइड करा दीजिए। सर क्यों, आप मुझे भैया भी बोल सकते हो, या ठीक है, एक चार्ट प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं एक छोटा सा चार्ट बना के आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। अभी के लिए थैंक यू, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।